चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। पीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीएलडीओ की तैयारी कर रहे हो, उसी में आजीविका का छठवां लेक्चर आज का रहने वाला है हमारा, जिसके अंतर्गत हम लोग पशुपालन के बारे में बात करेंगे। पशुपालन की डेफिनेशन हो जाएगी, डाटा हो जाएगा, पशुपालन के अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं, क्या-क्या चीजें नहीं आती, वो रहेगा। पशु संगणना 2019 वाली और 2024 वाली, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपका एग्जाम मान लीजिए सितंबर अक्टूबर के पहले आता है, तो 2019 के आसपास का डाटा आएगा। मे भी एग्जाम अगर आपका दिसंबर तक की सकता है या थोड़ा बाद में होता है, तो 24 को भी देखना पड़ेगा। तो अभी तक का क्या अपडेट है उसको समझना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो आया था, उसमें पशु से रिलेटेड जो भी आंकड़े हैं उनको समझेंगे। बहुत सारी चीजें होने वाली है। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन रहेगा, जिसका आप लोग कमेंट पे आंसर देंगे। आइडिया लगेगा कि जब आप लोग वीडियो देखते हो कितना प्रॉपर आप लोगों को नॉलेज मिलता है। ओके, तो कमेंट सभी करिएगा। आते बात करते सबसे पहले पशुपालन होता क्या है। तो पशुपालन का डेफिनेशन आता है क्या, पशुओं को विभिन्न गतिविधियां जैसे कि श्रम, खाद्य उत्पाद और रेशा आदि प्राप्त करने के लिए पालतू बनाया जाना, यही है पशुपालन। आप शेर मत पालो, भालू मत पालो, इस तरीके से आप जब भी पशुपालन पढ़ते हो आजीविका के हिसाब से समझना है ना। तो ऐसे पशुओं का हम लोग पालन करते हैं ताकि वो हमारे श्रम में मदद करे, जैसे कि वो गाड़ी को या सामान ढोने में मदद करे, इसके अलावा खेत जोतने में मदद करे। जैसे कि बैल हो गया, घोड़ा हो गया। बैल क्या करता है, खेत जोतने में और बैलगाड़ी के थ्रू सामान ढोने में। वैसे ही घोड़ा जो है सामान ढोने में मदद करता है, गधा भी कहीं कहीं सामान ढोने में मदद करता है। खाद्य उत्पाद, पशुओं से हम लोग खाद्य उत्पाद प्राप्त करें, जैसे कि दूध, दही। इसके अलावा आप बात करेंगे अंडा और मांस। इसके अलावा रेशा प्राप्त करने के लिए, रेशा प्राप्त करना मतलब क्या होता है, जैसे जो पशु होते हैं ना, वो अपना रेशा निकालते हैं। रेशा मतलब जैसे भेड़ हो गई, वो आपको ऊन देता है। ऐसी याक होता है, वो भी आपको ऊन प्रकार का देता है। अलग अलग पशुओं को इस प्रकार से हम लोग पालते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हमारी क्या है, इकोनॉमी में आगे बढ़े, हम लोगों को पैसा ज्यादा मिले। तो वही आपका पशुपालन आएगा। इसका क्या मतलब है, कुत्ता पालना पशुपालन में नहीं है क्या? आता है, बट वो एक अलग केस हो जाता है। जब हम लोग आजीविका के सेक्टर में सोचते हैं, तो वहां पे डायरेक्ट काम नहीं दिखता। कुत्ते क्या करते हैं, घर की रक्षा करने के लिए पाले जाते हैं। ओके, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, कोई ऐसे सेंटीमेंट हर्ट मत कर लेना। आते बात करते पशुपालन कौन से सेक्टर में आता है। जब इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था की आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ओके, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मंत्रालय कौन सा आता है, तो मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, कौन है अभी वर्तमान में मंत्री, तो वर्तमान 2024 में इसको आपको देखने को मिलेंगे राजीव रंजन सिंह या लल्लन सिंह। इनको बनाया गया है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री। ओके, इसके साथ इनके दो आपके नीचे काम करने वाले मंत्री रहेंगे। मतलब मंत्री में भी अलग अलग पोस्ट होता है। कैबिनेट मंत्री में अगर बात करोगे, अब मेन मंत्रालय जो है वो लल्लन सिंह के हाथ में है। बाकी दो चीज है, एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन। ये दोनों आपका पशुपालन के अंतर्गत राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं करना है, ये मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के मंत्री हैं। ये मंत्रालय के अधीन, जैसे कोई मंत्रालय बड़ा होता है ना, तो एक सीनियर मंत्री के नीचे एक या दो जूनियर मंत्री रखे जाते हैं। संसद में जब भी बैठेंगे तो सांसद ही कहलाएंगे। बट आप जब मंत्रालय में बात करते हो, एक सीनियर मिनिस्टर है, उसके नीचे दो जूनियर मिनिस्टर है। तो राज्य मंत्री आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन, एसपी बघेल और जॉर्ज कुरियन। मैंने फोटो डाली हुई है, उनका आप चेहरा पहचान सकते हैं। कहते हैं पशुपालन के लाभ क्या होते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। तो पशुपालन का लाभ क्या होता है, अच्छी गुणवत्ता और मात्रा में दूध का उत्पादन किया जा सकता है। अगर आप अच्छे नस्ल के पशु पाल रहे हो, तो इससे आपका क्या होगा, दूध उत्पादन ज्यादा होगा। जैसे आप अगर गाय पालते हो, अलग अलग टाइप की गाय आती है या भैंसे आती है। जैसे मान लीजिए साहीवाल गाय पाल रहे हो या मुर्रा जाति की भैंस पाल रहे हो, तो ज्यादा मात्रा में आपको दूध मिलेगा। इसके अलावा गुणवत्तापूर्वक भी दूध मिलेगा। अलग अलग जानवरों के दूध का कंपोजिशन भी हम लोग देखेंगे कैसा रहता है। दूसरा, अगर आप पशु पालते हो भार ढोने के लिए, तो भार ढोने वाले पशुओं से कृषि कार्य भी करवाया जा सकता है। और इसके लिए सिंचाई का हल चलाना, ये सारे काम भी हो सकते हैं। जैसे आप देखोगे ना, तो भार ढोने वाले कुछ जानवर रहते हैं। जैसे बैलों की भी कुछ अलग अलग प्रजातियां आती है। कुछ ऐसे तो जो काफी ज्यादा भार ढोते हैं, और कुछ होते हैं जो दूध उत्पादन करते हैं। तो भार ढोने वाले अगर आपके पास बैल हैं, ज्यादा मतलब बलशाली बैल है, तो उनसे आप क्या कर सकते हो, खेत जोत सकते हो। कि इमेजिन करो एक किसान है जिसके पास ट्रैक्टर वगैरह की सुविधा नहीं है, तो वो ये कर लेगा। या जिसके पास प्रॉपर इनकम नहीं है, तो वो ढोल बैल, आपके बैल से खेत जुतवा सकता है। सिंचाई करने का भी काम करते हैं। पंप जो है मैकेनिकल की जगह, मान लीजिए मैनुअल पंप है, तो वो पशु ऐसे से घूमेगा और आपका सिंचाई करने के लिए पानी निकालेगा। इसके अलावा गन्ना पेराई हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, कोहली को बैल दिन भर मेहनत करता है। तो इस प्रकार के आपको काम देखने को मिलेंगे। तेल निकालने के लिए बाकी जगह पे भी ये काम करते हैं। इसके अलावा आप जब मुर्गी पालन करते हो, तो मुर्गी से क्या होता है, अंडों का उत्पादन किया जाता है। अब इमेजिन करो, आप एक अंडा दुकान खोल देते हो जिम के सामने। जो भी जिम चलती है, पता होगा जिम वाले कितना अंडा खाते हैं, है ना। तो मुर्गी पालन करोगे, तो मुर्गी से मांस तो मिलता है, साथ ही साथ मुर्गी से अंडों का उत्पादन करते हैं। कमेंट पे
ये बताना आपके एरिया में अंडे का रेट क्या चल रहा है। ओके, तो जैसे अंडा का उत्पादन होता है, एक अंडा आई थिंक 6 रुपए, 6.5 रुपए आज की डेट में कीमत होगी। ओके, और ये समय अनुसार आगे पीछे रेट होते रहते ऊपर नीचे। तो जो आपका है इसके हिसाब से मान लीजिए, अगर एक मुर्गी जो है क्या कहते हैं 100 अंडे भी देती है साल भर में, तब भी आप मान के चलो कितना पैसा कमा लोगे। और मुर्गी पालने में क्या है, एक पिंजरे में रख दो या खुला रख दो, वो खुद चरती और खुद होती है, तो सारी चीजें आपको इजीली मिलेगी। इसके अलावा अगर आप नई किस्म के जानवर पालते हो, तो इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और व्यापक अनुकूलता जैसी विशेषताएं होती हैं, जो लंबे समय तक उनसे कार्य करवाए जाते हैं। जैसे हर एक जानवर का एक एज होता है, बट अगर आप अच्छी क्वालिटी के जानवर पाले हो, मतलब अच्छी नस्ल के पाले हो, तो वो ज्यादा दिन तक आपके जीवित रहेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, तो वो आपको ज्यादा फायदा करेंगे। तो अल्टीमेटली बात यही है कि आपके पॉकेट में पैसा ज्यादा जा रहा है। अगर आप दूध उत्पादन ज्यादा करते हो, तो भी आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है। इमेजिन करो केवल एक व्यक्ति खेती करता है, बट साथ में वो गाय पाल लिया, बैल पाल लिया, तो बैल उसकी खेत में मदद करेंगे और गाय क्या करेगी, दूध ज्यादा देगी। वैसे ही अगर मान लो क्या कहते हैं आपने मुर्गी पाल ली, तो मुर्गी आपको अंडा देगी और मांस का उत्पादन करके देगी। तो इस प्रकार से पाला जाता है। इससे अलावा पशुओं से ही पौष्टिक आहार भी प्राप्त किया जा सकता है। आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से नॉन वेजिटेरियन फूड जो होते हैं वो आप खा सकते हो। ओके, तो पशुपालन के अंतर्गत आपका मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय का पालन, गौवंश भी आ जाएगा, भेड़ बकरियां सारी चीजें आ जाएंगी, सुअर पालन भी पशुपालन के अंतर्गत आएगा। डाटा भी देखने वाले हैं, मेन आते हैं पशु गणना के बारे में। पशु गणना बोल दो या लाइव स्टॉक सेंसस बोल दो, इसके बारे में बात करेंगे। तो भारत में सबसे पहला लाइव स्टॉक सेंसस जो है वो 1919 में होता है। जैसे हमारी जनगणना होती है ना कि देश में कितने लोग रहते हैं, वैसे ही पूरे देश में कितने जानवर हैं, कितने गाय हैं, कितने भैंस है, कितनी भेड़, कितनी बकरियां, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन करना ही आपका पशु गणना कहलाता है। अब ये नहीं बोलना सर हर दिन तो हजारों मुर्गियां मरती हैं, हजारों बकरियां को खाया जाता है, तो उनकी गिनती गायब हो गई क्या। तो उसके बाद अगेंस्ट में और भी पैदा भी तो होते हैं। तो हम लोग को एक आइडियल डाटा मिले कि कितने आपके पशु हैं, उसके लिए हम लोग पशु गणना करते हैं। ओके, जैसे आप जनगणना देखो हर 10 साल में होती थी, अब 10 साल में अगर जनगणना होती है, तो उसमें कई लोग तो है जिनकी मृत्यु हो जाती है, कई लोग जन्म लेते हैं, तो एक रफली आइडिया लेने के लिए काफी अच्छा रहता है। तो भारत में पशु गणना सबसे पहले 1919 में हुई थी, और उसके बाद अगर आप देखोगे स्वतंत्र भारत में 1951 में हुई थी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है अपने को, हर 5 साल में पशु संगणना होती है। ओके, हर 5 साल में होती है। 20वीं पशु संगणना जो है वो 2019 में हुई थी। ओके, अगर आप जाओगे तो 2019 में 20वीं गणना हुई थी। मेन अगर आप 5 साल जोड़ते हो तो 2024, मतलब इस साल में आपकी 21वीं गणना होने वाली है। तो उसका भी डाटा समझने वाले हैं क्या क्या हुआ है। अभी मान के चलो एग्जाम आपका सितंबर तक में, अक्टूबर तक में हो गया, तो मे भी आपका डाटा चेंज नहीं होगा, दिसंबर के आसपास में डाटा चेंज हो सकता है। तो वो क्यों बोल रहा हूँ उसको भी समझेंगे। तो अभी अगर मान लो एग्जाम आपका तुरंत होने वाला, तो ये डाटा काम आएगा। कुल पशुधन की अगर बात करेंगे भारत में 2019 की गणना के अनुसार, तो 535.78 मिलियन पशु है। मिलियन मतलब होता है 10 लाख। ओके, तो 535.78 मिलियन पशु है, जिसमें गो जातियों की संख्या, मतलब गाय वंश के कितने हैं, जिसमें आपका मवेशी, भैंस, मिथुन और याक मिला के तो 302.79 मिलियन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सर्वाधिक मवेशियों की संख्या वाले 3 देश कौन से पूरी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा आपको भारत में मिलेगा, फिर ब्राजील में मिलेगा, उसके बाद आपको चाइना में देखने को मिलेगा। कुल पशुधन का क्रम में अगर बात करें 2019 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे ज्यादा गो पशु है, मतलब गाय है, उसके बाद भैंस है, बकरी है, भेड़ है, सुअर है, और उसके बाद अन्य पशु आते हैं कुल पशुधन के क्रम में। वहीं पर 19वीं जो पशु संगणना हुई थी 2000 आपकी 15 में, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे 14 में, तो उसमें 22वीं पशु जनगणना में वृद्धि कितनी हुई है, 4.6। मतलब पहले मान लो अगर 100 पशु थे, तो अभी 2019 में 104.6 हो गए हैं। ओके, पशुओं की कुल आबादी वाले राज्य बोलेंगे, सबसे ज्यादा जानवर कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जानवर आपको जहां पे जनसंख्या ज्यादा दिखेगी वहीं पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश। याद रखना, यूपी, राजस्थान, एमपी, ये टॉप 3 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा पशु हैं। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, कहाँ पे जानवरों को बहुत ज्यादा पैदा किया गया है, तो उस पे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, है ना। हो सकता है बांग्लादेश से भाग के पशु आ गए हो, जैसे वहां के लोग भाग के आते हैं बांग्लादेश के। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा जो पशु आए हैं, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। भारत में कुल गाय या बैलों की संख्या बोलेंगे तो 192 मिलियन है। ध्यान से समझना, अगर मवेशियों की बोलेंगे, जिसके अंतर्गत, सॉरी, जब मैं गो जाति बोलता हूँ, उसमें गाय, भैंस, मिथुन, याक सब आता है। मिथुन अगर आपको समझ में नहीं आता, भेड़िया मूवी देखना, आपको समझ में आ जाएगा, वो आपके नॉर्थ ईस्ट तरफ देखने को मिलेगा। याक भी लगभग उतरी रहता है ठंडे प्रदेशों में, वो 302.79 है। पर अगर केवल गाय वंश की बात करेंगे, गाय और बैल, तो वो 192 मिलियन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कुल गाय बैलों की संख्या वाले राज्य क्रम में बात करेंगे, सबसे ज्यादा गाय बैल पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ओके,
हाँ, बात है पशु गणना 2000 आपका 24 21वीं पशु गणना के बारे में क्या है। तो देखो 21वीं पशु गणना जो है वो सितंबर से दिसंबर के बीच में होने वाली है। ओके, इसकी तैयारी जो है सरकार कर रही है। अभी हम लोगों का जैसे है जुलाई महीना चल रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। मे बी अगर आपके एग्जाम मान लो अगस्त सितंबर तक आता है तो इसमें जो भी अपडेट आता जाएगा वो करना है। दिसंबर तक होगा, आंकड़े आपके जनवरी के आसपास आएंगे। मान लीजिए अगर नेक्स्ट ईयर होता है या जनवरी तक एग्जाम होता है अगर, तो फिर नया डाटा करना पड़ेगा। तब ये वीडियो के लिए अपडेटेड डाटा लेना पड़ेगा। 21वीं वाला 20वीं वाला काम नहीं आएगा, पिछला पेज, बट अभी काम आ रहा है वो। ओके, 21वीं में बात करते हैं क्या क्या होने वाला है। तो केंद्रीय पशु और डेयरी मंत्रालय मोबाइल तकनीक का उपयोग करके पशुधन गणना करेगा। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा, डेटा को ऑनलाइन प्रसारित करने में मदद मिलेगी। तो इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही डेटा कलेक्ट करेंगे। अब रजिस्टर वाला काम नहीं हुआ, इसके यहाँ इतना है, इसके यहाँ इतना, इसके यहाँ इतना है। ओके, अब आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज होगा। अब इसके लिए ऐप लॉन्च किया जा चुका है, 21वीं पशु गणना के लिए ऐप लॉन्च किया जा चुका है। कब, अभी हाल ही की खबर है, 26 जून 2024। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 3 जुलाई 2024 को। 26 जून 2024 को आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए ऐप लॉन्च किया जा चुका है और वर्कशॉप भी चल रही है। वर्कशॉप क्या हो रहा है आपका, तो वर्कशॉप के अंतर्गत किस प्रकार से मोबाइल ऐप के थ्रू आपको काम करना है, किस प्रकार टेक्नोलॉजी पे काम करना है, वो सारी चीजें सिखाई जा रही है। राज्यों को बताया जा रहा है आपको कैसे कैसे करना है। तो 21वें के लिए जो वर्कशॉप आई थी वो 25 जून 2024 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, विज्ञान भवन दिल्ली में इसके लिए किया गया था। और मेन कौन थे, राजीव रंजन सिंह या लल्लन सिंह बोलेंगे, वही मिनिस्टर थे, उन्हीं के द्वारा ये जो है सारी चीजें की गई है। ओके, तो विज्ञान भवन में हुआ था पशु संगणना के लिए आपका क्या, वर्कशॉप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ मोबाइल ऐप लॉन्च वगैरह है, उसकी मैंने तस्वीर डाली है, मन करेगा तो जूम करके पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज काम नहीं आएगा। मेन आते हैं अब इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में पशु जनगणना देख लेते हैं। जैसे मैंने ओवरऑल इंडिया को तो बता दिया, अब छत्तीसगढ़ का भी तो जानना जरूरी है, क्या पता डाटा क्या पूछेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत बात करेंगे ना, तो पशु संगणना के अनुसार राज्य में 1.529 करोड़ जो है पशुधन है और 1.87 करोड़ कुक्कुट और बतख है। मतलब जानवरों की बात करेंगे ना, गाय भैंस भेड़ बकरी, तो वो 1.59 करोड़ है। और मुर्गी और बतख इनका पालन में 1.87 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। ओके, पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत नस्ल वाले सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान एवं उन्नत नस्ल के सांडों का प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है, नस्ल सुधार कार्यक्रम चला रही है। जैसे मान के चलिए, आप जो देसी ब्रीड होती है ना, देसी नस्लें होती हैं, वो या तो बहुत ज्यादा दूध देने वाली होती है या तो बहुत ज्यादा वजन ढोने वाली होती है। हमको कैसा चाहिए, जो वजन भी ढो दे बैल और गाय जो उसका अच्छा दूध दे। तो हाइब्रिड करना, ऐसे बलशाली बैल लेना। देखना आप, जैसे अगर कभी पशु मेला वगैरह में जाओगे या कभी यूट्यूब में सर्च करोगे ना, तो दिखेगा 2-2, 3-3 करोड़ के बैल रहते हैं। और वो इतने पावरफुल बैल रहते हैं कि उनसे अगर आप हाइब्रिड करवाते हो, मतलब क्रॉस करवाते हो, तो जो बच्चे का जन्म होगा वो भी वैसे बलशाली निकलेगा। अगर गाय होगी तो ज्यादा दूध देगी। इस प्रकार से पूरा ये बिजनेस चलता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या करती है, एक प्रकार से स्पर्म जो है उनका क्या करती है, एक तरीके से स्टोर करती है और आईवीएफ टेक्नोलॉजी बोल दीजिए या ये बोल दीजिए, उसके थ्रू करती है। मैं इन शॉर्ट अगर बताने की कोशिश करूं, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, मुझको भी फिलहाल उसका नाम याद नहीं आ रहा है, विक्की डोनर है ना, विक्की डोनर अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, तो छत्तीसगढ़ सरकार सांडों के लिए कुछ इसी प्रकार का काम कर रही है। ओके, बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे में क्या है आपकी प्रगति। तो 2023-24 में जो भी पशुपालन है ना, देखो फसल क्षेत्र के अंतर्गत ही बात करेंगे, तो वो 1.62% जो है वो जीडीपी में योगदान करती है। मतलब अगर मान लो 100 रुपए राज्य का पैसा आ रहा है तो 1.62% जो है इसके अंतर्गत आपका इसी से मिलेगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। दूसरा चीज है, अब पशु जनगणना में आते हैं वापस, कितने कितने हैं। तो गौवंशी भैंसवंशी विकास की बात करेंगे, तो इसके अनुसार अगर आप देखोगे तो प्रजनन योग्य मादा पशुओं की संख्या 36.75 लाख है। मतलब ये ऐसे मादा पशु हैं जो बच्चा दे सकते हैं, गाय और भैंसों की बात कर रहे हैं। तो प्रजनन योग्य कितने हैं, 36.75 लाख है। 2023-24 में पशु प्रजनन सुविधा के लिए कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या 22 है। ओके, ध्यान रखना है। एवं कृत्रिम गर्भाधान उप केंद्र आपको 246 मिलेंगे। बाकी पशु चिकित्सालय 362 है, पशु औषधालय आपके 847 है, मुख्य खंड 10 और मुख्य ग्राम इकाई 98 है। तो मैंने अगर पूछा कि छत्तीसगढ़ में टोटल कृत्रिम गर्भाधान कितने केंद्र है गाय भैंस के लिए, तो 22 है, एवं उप केंद्र कितने हैं, तो 246 है। आप ऐसे पकड़ सकते हो कि लगभग जिला मुख्यालय जितने हैं आपके भू आविष्टित, उनमें से मिल जाएगा। सॉरी, आपके वो क्या कहते हैं, भू आविष्टित नहीं बोलना चाहिए, जो सीमांत है, सीमावर्ती है, उनमें टोटल 22 आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ है इसका डाटा नहीं है, कभी आपको मन करेगा तो उतना सर्च करते रहना, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है।
अगर आपको अच्छा बछड़ा चाहिए, मान के चलो आपके पास गाय है, आपको अच्छी नस्ल का बछड़ा चाहिए, बछड़ा चाहिए, तो आप कृत्रिम गर्भाधान केंद्र से वहां से आप करवा सकते हो, ठीक है, प्रेग्नेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 2022-23 की अगर बात करेंगे आंकड़े की, तो 5.95 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मतलब ऑलमोस्ट 6 लाख पकड़ लीजिए, इतने पशुओं को प्रेग्नेंट किया गया है, कैसे, कृत्रिम रूप से। ओके, अब इसमें बाकी चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। 2023-24 की बात करेंगे तो सितंबर 2023 तक आप देखोगे तो 2.7 लाख एक पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। तो डाटा अगर पूछता है सितंबर 2023 तक कितने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान हुआ छत्तीसगढ़ में, तो 2.7 लाख एक पशु, और वहीं पर अगर बोला 22-23 का बताइए तो 5.95 लाख आपको पशु देखने को मिलेगा। ओके, फिर आते हैं बकरी के बारे में। तो पिछली पशु संगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 40.05 लाख जो है बकरे बकरियां है। अब आपने आज की ना है, कोई ऐसा कमेंट नहीं मारेगा कि सर कोई त्योहार होता है या किसी के बर्थडे पार्टी है या कुछ है, तब तो कट जाते हैं, तब क्या होगा, तो और बच्चे जन्म ले लेंगे। एक एवरेज पकड़ के चलिएगा, 40 लाख के आसपास आपको बकरे बकरियां देखने को मिलेगा। अब बकरे में आपको देखोगे ना, तो सीधा सीधा यहाँ ये कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या करती है ना, अलग अलग योजना चलाती है। लास्ट ईयर भी मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था, और अलग अलग योजनाओं के तहत आपको बकरी विकास केंद्र या कुक्कुट पालन के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत सरकार आपको 25 से 40 हजार रुपए तक का क्या देती है, अनुदान देती है, जिससे आप क्या कर सको, बकरी पालन मुर्गी पालन कर सको। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए क्या करती है, बकरियों को देती है। ओके, जोड़ा देती है कि आप पालन कर सको। अब यहीं पर बकरी पालन के लिए बढ़ावा देने के लिए अगर जाएंगे ना, तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, दो नए बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना किए जाने की घोषणा हुई है, जो आपको मिलेगा सरोरा रायपुर में और रामपुर ठाठापुर में। कबीरधाम जिला है एक, और एक आपका रायपुर जिला है। तो सरोरा में है बकरी पालन, और रामपुर ठाठापुर में भी आपको बकरी पालन की सुविधा देखने को मिलेगी। चलिए अब बात है सुअरों की, बात करते हैं तो सुकर विकास केंद्र की बात करेंगे। तो सुकर में आपके 5.27 लाख जो है छत्तीसगढ़ में सुकर है। ओके, 2022-23 में अनुदान पर सुकर त्रयी, दो मादा और नर सुकर के वितरण हेतु 89 लाख का आवंटन के अंतर्गत लक्षित जो है वो सुकर दे विरुद्ध राशि इतना व्यय किया गया है। बाकी चीजें छोड़ देना, सिंपल इतना समझना कि अगर सुअर पालन करना है तो सरकार किसी भी हितग्राही को सुअर पालन के लिए 3 सुअर देती है। 3 सुअर में 2 मादा रहेगी, एक नर रहेगा। मतलब सुअर सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, आपको पता अगर नहीं होगा, एक बार में वो मिनिमम 8 से 12 बच्चे पैदा कर देते हैं। ओके, तो एक जैसे नर सुअर है, उसके साथ 2 पत्नियां उसकी मिली, तो आपने 3 सुअर पाले, कब वो 3 के 300 हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो सरकार सुअर पालने के लिए भी आपको योजना देती है, मतलब अनुदान देती है। नाम याद रखिएगा, सुकर त्रयी। ओके, ध्यान रखिएगा। प्रदेश में अगर सुअर पालने के लिए अगर बात करेंगे, सुकर पालन को बढ़ावा देने के लिए सकालो अंबिकापुर में, परचमपाल जगदलपुर में सुकर प्रजनन केंद्र जो है संचालित है। ओके, कहाँ कहाँ, सकालो और आपका हो जाएगा परचमपाल। ओके, सकालो अंबिकापुर और परचमपाल जगदलपुर में दिखेगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे, इसमें लार्ज वर्डस्कर और रशियन बर्बोकार नस्ल के सुकरों का प्रजनन किया जाता है। तो अगर मन करेगा तो नस्ल पढ़ लेना। इसके अलावा आपको नकुल सुकर, नवीन सुकर प्रजनन केंद्र की स्थापना कुरकुरी में दिखेगी। तो ये कुछ एरिया हैं जो हम लोग ऑलरेडी जिला दर्शन भी कराते हैं। बाकी यहाँ पे भी ध्यान रख लेना, सकालो है, परचनपाल है और कुरकुरी है। ये 3 एरिया में आपको सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र देखने को मिलेंगे, जहां पर कौन सी नस्ल के हैं, तो व्हाइट यॉर्कशायर है और रशियन चरमुखा है। ये आपको 2 नस्ल के सुकर का प्रजनन देखने को मिलेगा। सुअर जनरली क्यों पाला जाता है, मांस पालन, मांस उत्पादन के लिए। आई थिंक सुकर का जो है मांस वो कई लोग खाते हैं। ओके, चलिए फिर आते हैं कुक्कुट विकास पे। कुक्कुट के अंतर आपका मछली, मुर्गी और बतख आ जाएगा। मछली मैंने गलती से बोल दिया था, मुर्गी बतख आ जाएगा। तो अगर 20वीं पशु संगणना की बात करेंगे तो 187.12 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। ओके, छत्तीसगढ़ में इतने आपको मुर्गी और बतख देखने को मिलेगा। प्रदेश के अंतर्गत 7 शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र और 2 बतख पालन प्रक्षेत्र जो है स्थापित है। 7 एरिया में मुर्गी पालन प्रक्षेत्र है और 2 एरिया में बतख पालन प्रक्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। सरकार इसमें भी क्या करती है, लोगों को मुर्गी और आपके मुर्गी और बतख के बच्चे देती है कि आप उसका पालन कर सको। ओके, बाकी डाटा पढ़ने की उतनी आई थिंक आवश्यकता नहीं है। 2 चीजें अपने को पढ़ना रहेगा। पहला है पशुधन मित्र योजना। पशुधन मित्र योजना के अंतर्गत बात करोगे तो गो सेवक प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता मैत्री को जीविकोपार्जन में वार्ड में आपके रुचि निरंतरता बना दे तो पशुओं में टीकाकरण शिविर आयोजन और भाग लेने हेतु प्रोत्साहन राशि के देने का प्रावधान है। मतलब जो भी पशुधन मित्र योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है जो आपका क्या करता है, अपना मतलब अपने वार्ड के अंदर या अपने क्षेत्र के अंदर
पशुओं का टीकाकरण, पशुओं के लिए शिविर आयोजन, पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान दिखाने में काम करता है, तो सरकार उनको भी प्रोत्साहन राशि देती है। मान के चलो एक मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ कि मुझको पता है कि कैसे कृत्रिम गर्भाधान होता है, कैसे पशुओं का टीकाकरण होता है, और मैं एक तरीके से जानवरों का डॉक्टर हूँ, तो सरकार उसके लिए उन लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहन राशि देती है। ओके, अगर बात करेंगे तो 108.24 लाख का मानदेय भुगतान पशुधन मित्रों को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक ग्रामोत्थान योजना है, तो ग्रामोत्थान योजना भी अगर आप बात करोगे ना, तो पशु नस्ल को बढ़ावा देने के लिए, पशु नस्ल सुधार को बढ़ावा देने के लिए योजना चल रही है, वही ग्रामोत्थान योजना है। कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर मन करेगा एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर आता है छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण। इसमें अपने को केवल एक चीज ध्यान रखना रहेगा, पशुधन विकास अभिकरण, इसकी स्थापना जून 2001 में हुई थी। बाकी अगर आपको मन करेगा तो आर्थिक सर्वेक्षण का चैप्टर नंबर 7 है, उसमें पूरा डिटेल है। जो मेरा नोट्स आ रहा है वो वहीं से आ रहा है, तो उसमें से अगर आपको पढ़ने का मन होगा, कुछ कुछ चीजें ऐसे लग रहा है कि नहीं पढ़ना है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीजें छुड़वाई है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारा हाईलाइटेड पॉइंट है, उतना ही आपको करना रहेगा। कुछ ऐसे छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई है। ओके, इतना करके चलेंगे। फिर पेन आता है अपने पास कि कहाँ कहाँ है, जैसे मैंने बताया ना, वीर्य आपको कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है, तो वहां पर किनका वीर्य लिया जाता है, किस प्रकार की नस्लों का लिया जाता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3 प्रकार की नस्लें हैं। एक साहीवाल है, एक गिर है, और एक आपको मिलेगी तीसरी नस्ल, ओके, जर्सी जिसको बोलते हैं। तो साहीवाल की 3 है, आपके गिर की भी 3 है, और आपकी जो आपकी जर्सी है क्रॉस ब्रीड, उसकी 5 है। ये आपके सांड रखे हुए हैं, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कृत्रिम गर्भाधान के लिए इनका स्पर्म ले सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर दिख सके। ओके, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत हिमीकृत वीर्य प्रदान सुनिश्चित करने के लिए, वीर्य संग्रहालयों को सुदृढ़ करने के लिए आपको देखोगे केंद्रीय वृक्ष संग्रहालय अंजूरा में लाया गया है। ओके, अंजूरा में जाओ, अपनी गाय भैंस को लेके वहां पे आप जो हो क्या कर सकते हो, आपका कृत्रिम वीर्य उनको ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब वही बात है यार, विक्की डोनर अगर मूवी देखे होगे ना, तो विक्की डोनर में जो डॉक्टर का हॉस्पिटल रहता है वो मान लो आपका अंजूरा में है। ओके, अंजूरा में 3 प्रकार के अलग अलग किस्में हैं जहां से आप काम कर सकते हो। जैसे पहली है साहीवाल, साहीवाल से आपको मिलेगा 3 मतलब 3 साहीवाल रखे गए हैं वहां पे, जिनका आप स्पर्म लेके क्या कर सकते हो, आपका काम करवा सकते हो, मतलब अपनी गाय को प्रेग्नेंट करवा सकते हो। जो कि कहाँ से लाए गए हैं, तो गंगमूल राजस्थान से। वहीं पर गिर नस्ल जो है वो गुजरात से लाई गई है, और आपकी क्रॉस ब्रीड जर्सी जो है वो नंदनवन ग्राम तमिलनाडु से लेके आई गई है। ओके, टोटल 11 है अपने पास, जिनका वीर्य जो है वो स्टोर करके रखा रहता है, आप ले सकते हो। बाकी अगर बात करेंगे, ये मेन रहेगा, इसका भी डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में क्या है। तो राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय की बात करेंगे, स्टेट लेवल पे एक है, पशु चिकित्सालय 362 है, वीर्य संग्रहालय एक है अंजूरा में, केंद्रीय वीर्य संग्रहालय की बात करेंगे तो 5 है। देखो, राज्य स्तरीय एक है, केंद्रीय वीर्य संग्रहालय संभाग स्तरीय आपको 5 दिखने को मिलेगा। पशु औषधालय आपके 847 है, चलित पशु चिकित्सा इकाई 27 है, पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला एक है। ओके, इसके अलावा बाकी चीजें हैं, इनका डाटा आप एक बार देख लीजिएंगे, आपको काम मिल जाएगा, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर के जितने 5 है वो मैंने आपको बताया, 5 से 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पशुपालन के अंतर्गत थोड़ा थ्योरी की। तो नस्लें कैसी हैं, तो देखो, पशु की नस्लों को हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं, 2-3 तरीके से। पहला, एक दुधारू नस्ल। ओके, अगर पशु की नस्ल दुधारू है तो उसमें बैल जो होंगे वो खराब मालवाहक हो गए, मतलब वो आराम से भार नहीं ढो सकते, बल्कि गाय जो है उनकी ज्यादा दूध देगी। तो अगर दुधारू नस्ल के आपके पास जानवर है तो वो दूध ज्यादा देंगे पर ज्यादा वजन नहीं ढो सकते। भारवाही अगर पशु है तो बैल अच्छे से भार वजन को लेंगे, पर गाय जो होगी उनका दूध कम देगी। इन दोनों को हम क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं, तो मिश्रित नस्ल बनेगी। उसमें बैल जो है वो अच्छे भारवाहक हो जाएंगे, और गाय जो है वो दूध भी ज्यादा देगी। तो मेनली यही होता है, अगर कोई पशु है, मान के चलो एकदम मतलब शुद्ध ब्रीड का है, तो वो या तो भारवाहक होगा, या तो फिर आपका दूध ज्यादा दे सकता है। अगर जहाँ भारवाहक ज्यादा है तो दूध कम देगा, अगर दूध ज्यादा देता है तो भार कम देगा। अगर हम दोनों क्रॉस कराते तो क्या होगा, भारवाहक भी अच्छे होंगे, दूध भी ज्यादा देंगे। अब यहीं पे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मान के चलो आप दूध के लिए कौन कौन से जानवर का यूज कर सकते हो, गाय है, बकरी है, भैंस है, भेड़ है। तो इनके गायों के जो दूध होते हैं बाकी चीजों के, उनमें क्या क्या आपके मतलब कि पोषक तत्व रहते हैं, कितने कितने मात्रा में। ओके, तो जैसे अगर बात करेंगे गाय की, तो गाय में ना जो वसा है गाय के दूध में वो 3.9% आपको मिलेगा, फैट जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रोटीन 3.2%, और पानी की मात्रा 87.8% होगी। ओके, ये ऐसे वाला दूध है जिसमें पहले से दूध वाला अलग से दूध में पानी नहीं मिला रहा है,
ये सामान्य है। वहीं पे बकरी में अगर बात करेंगे तो फैट 3.5% होता है, प्रोटीन 3.1% होता है, वहीं पर पानी 88.9% होता है। वहीं पे भैंस में आपका फैट जो है 8%, देखो कितना फैट है ना। प्रोटीन 4.5% है, वहीं पे पानी आपको मिलेगा 81.8%। सबसे कम पानी मेरे ख्याल से इसी में होता है ना, इसीलिए भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा आपको देखने को मिलेगा गाय के रिस में। और वहीं पे भेड़ की बात करेंगे तो 6% फैट है, 5.4% प्रोटीन है और 83.9% आपका पानी है। इसके अलावा ऊंट का भी दूध कई एरिया में पिया जाता है, बट छत्तीसगढ़ में वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाकी जानवरों का भी हो सकता है। कई बार आप लोग अगर जाओगे तो आजकल जो वीगन सिस्टम चलता है, आप लोगों ने सुना होगा ना कि वीगन डाइट खाना चाहिए। वीगन मतलब जैसे विराट कोहली है, आपको शाकाहारी तो होना है, इसके अलावा आप दूध वगैरह के प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे। तो उसके लिए ना कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो गाय भैंस बकरी आदि का दूध होता है ना, जो उसमें जो पोषक तत्व है उतनी हम लोगों को आवश्यकता नहीं होती है। ओके, ये जरूरत से ज्यादा है तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत करेगा, बट वो सारी चीजें हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। आपको केवल इतना पढ़ना है कि कौन से में कितना है। तो जैसे अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा प्रोटीन, आपको प्रोटीन किस में दिख रहा है, किसके दूध में होता है, तो वो भेड़ के दूध में होता है 5.4%। सबसे ज्यादा फैट किसके दूध में है, तो भैंस के दूध में है 8.0%। ओके, सबसे ज्यादा पानी किसके दूध में होता है, तो वो बकरी के दूध में होता है 88.9%। ओके, तो ये तीन चीज अपने पकड़ के चला रहेगा, फैट, प्रोटीन और वाटर कंटेंट। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। जैसे भारतीय नस्ल में अगर बात करें सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, तो वो आपकी आती है साहीवाल। वहीं पर सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी आती है, मुर्राह जाति की भैंस। ये एक दिन में 20 से 30 लीटर दूध दे देती है। बकरी के दूध में अगर आप देखोगे तो वसा जो है ना वो महीन कण में होते हैं, इसलिए इसको सबसे सुपाच्य बोला जाता है। आप कभी देखोगे ना तो सबसे ज्यादा इजिली डाइजेस्टेबल दूध जो होता है वो बकरी का होता है। कई लोगों को दूध नहीं पचता है, आपके अगर पेट में ना अलग अलग ग्रंथियां होती है, अगर किसी के पेट में एक ऐसी ग्रंथि नहीं है जो लैक्टिक या लैक्टोज को पचा सके, तो उनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। ओके, फिर भी अगर आप बात करोगे तो बकरी का दूध सबसे ज्यादा पाच्य होता है, सुपाच्य होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे मान के चलिए कोई नवजात शिशु है, ओके, और उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई है, तो वो बच्चे को जो है ना बकरी का दूध पिलाया जाता है ताकि वो आराम से रह सके। गाय भैंस की जगह पहले बकरी का दूध पिलाते हैं। ओके, भारत में अगर सबसे ज्यादा गाय भैंस या सुअर की बात करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे तो विश्व में हम लोग नंबर 1 पे आते हैं। अभी वर्तमान में 23% का योगदान आपको देखने को मिलेगा पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में। ओके, अगर बात करेंगे यहीं पर तो सीधा सीधा डाटा में आ जाएगा 2022-23 में कितना है दूध उत्पादन, तो 230.58 मिलियन टन जो है हमारे यहाँ दूध उत्पादन होता है। वहीं पर प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है 2022-23 के आंकड़े से, 459 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। मतलब ऑन एन एवरेज अगर बात करेंगे 2022-23 में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन 459 ग्राम दूध मिलता है। अब किसी को इससे कम है, किसी को इससे ज्यादा है, ऑन एन एवरेज इतना है। ओके, डेयरी पशु जो होते हैं जैसे गाय भैंस होते हैं या बकरियां होती हैं, इनका दूध उत्पादन जीवन या जीवन वर्ष बोलेंगे वो लगभग 12 साल का होता है। ओके, भैंस के वसा में अगर आप देखोगे, भैंस के दूध में वसा से प्रोटीन का अनुपात लगभग 2:1 होता है। भैंस के दूध में अगर आप जाओगे, देखो यहाँ पर वसा और प्रोटीन, आप यहाँ पे आ जाइएगा भैंस में, तो वो लगभग जो है 2:1 है। देखो आपका 8% और 4.5% है लगभग, तो वही 2:1 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ओके, गाय के दूध की तुलना में भैंस के दूध में केसिन प्रोटीन का अनुपात भी अधिक होता है, और ये केसिन प्रोटीन है अगर आप नहीं पचा पाओगे ना तो आपको दूध डाइजेस्ट नहीं होता। ओके, तो दूध जो है भैंस का दूध में केसिन प्रोटीन आपका ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, सबसे प्रसिद्ध भारवाही नस्ल कौन सी है, अगर बात करेंगे जो भारत हो सकती है वो कॉकरेज होती है। दुग्ध उत्पादन में टॉप लेवल पे कौन सा राज्य है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। भारत में दुग्ध उत्पादन में पशुओं का क्रम क्या है, सबसे ज्यादा भैंस का दूध आता है, फिर गाय का, फिर बकरी का। दुग्ध में वसा की मात्रा का क्रम में बात करेंगे, सबसे ज्यादा भैंस में है, फिर भेड़ में, फिर गाय में, फिर बकरी में। ओके, दूध का पीएच जो है वो 6.6 से 6.7, मतलब हल्का सा एसिडिक रहता है। 6.5 से 6.7 तक आपको देखने को मिलेगा। ऑन एन एवरेज ऑफ 6.6 भी बोल सकते हो। सर्वाधिक गर्भावधि किसकी होती है सभी जानवरों में, भैंस की। प्रेगनेंसी का टाइम जैसे गाय का और इंसान का 9 महीना होता है, भैंस का उससे ज्यादा होता है। ओके, लाल सिंधी, गिर और साहीवाल जो है उसमें किस्म उच्च किस्म की दुधारू गाय होती हैं। होलिस्टीन फ्रीजियम गाय में जो वसा की मात्रा 3.5 से 4.2% तक हो सकती है। चलिए आगे बात करते, थोड़ा सा विशेष कुछ पॉइंट पे आएंगे। तो रेंडियर जो होता है एक जीव होता है, इसके दूध में 22.5% तक जो है आपका वसा होता है। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, इसको वसा कर लीजिएगा। ऊंट के दूध में वसा की मात्रा 4.9% होती है। ऊंट में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ओके, ऊंट का दूध गाय की तुलना में विटामिन सी से 3 गुना समृद्ध हो सकता है, और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए
इस विटामिन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो अक्सर फलों और सब्जियों से प्राप्त नहीं कर पाते। ओके, ऊंट का दूध जो है असंतृप्त फैटी एसिड और विटामिन बी से भी भरपूर होता है। तो अलग अलग जो जानवर है उनके बारे में बात कर लिए। अब पशुओं को थोड़ा खिलाना भी पड़ेगा, तो पशुओं को हम लोग दो प्रकार के चारा खिला सकते हैं, एक सूखा चारा, एक हरा चारा। ऐसे नहीं बोलना हमारे यहाँ की गाय तो रोटी खाती है। ओके, तो सूखा चारा की बात करेंगे जिसमें जल की मात्रा 15% से कम रहेगा, वो सूखा चारा कहलाता है। ये हरे चारे की अपेक्षा कम पोषक तत्व वाले होते हैं। ओके, इनको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला, सूखी घास जैसे बरसीम या नेपियर घास को खिला दे। इसके अलावा भूसा जैसे अनाज, गेहूं, जौ का भूसा, दलहनी भूसा, अरहर, उड़द, मूंग जैसे हम लोगों ने निकाल लिया ना, आपके जो भी दाने हैं वो निकाल लिया, उसके बाद जो शेष बचता है वो भूसा होता है, तो आप वो पशुओं को खिला सकते हो, सूखे चारे के अंदर आएगा। हरा चारा की बात करेंगे तो सर्वाधिक पौष्टिक, लाभकारी और पशुओं की नस्ल विकास करने में उपयोगी होता है। हरे चारे में विटामिन अधिक होता है, जल 15% से लेकर 80% तक, प्रोटीन भी आपको अधिक देखने को मिलेगा। इसमें सभी दलहनी एवं गैर दलहनी हरा चारा जो आ जाता है उसमें आ जाता है, जैसे घास, पेड़ के पत्ते आदि। ओके, बिना उगाए गए चारे में अगर आप देखोगे तो पेड़ों की पत्तियां हो गए, पीपल, बेल, गूलर, ये सारी झाड़ियां की अगर आप खिला देते हो तो वो अच्छा है। इसके अलावा उगाए गए जैसे सोयाबीन हो गया, लीबिया हो गया, वर्निस, नेपियर, गिरी, पैरा आदि, ये सारे आपके क्या रहेंगे, हरी चारे के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो सूखा हरा चारा हो गया। अब बात कर लेते हैं पशुपालन के अंतर्गत ही क्या क्या चीजें और करनी है। तो भारत में डेयरी विकास, जैसे हम लोग दूध की बात कर रहे हैं, तो डेयरी विकास के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, उनको अगर देखेंगे ना तो अमूल सहकारी विपणन संघ, ये इसने काम किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध संघ गुजरात, आनंद वाला, और राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र हरियाणा वाला। मेरी एक क्लास आई थी उसमें मैंने शायद श्वेत क्रांति में इन सारी चीजों के बारे में बताया है। अब कुछ डाटा करते हैं अंडा एवं मांस उत्पादन का कितना है। तो भारत में अगर बात करेंगे ना तो अंडा उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पे है, वहीं पर मांस उत्पादन में ये 5वें स्थान पर है। देखो ये हर साल डाटा चेंज होते रहता है, मैंने अभी अपडेटेड डाटा दे दिया है, बट इनकेस जैसे अगर कोई डाटा और अपडेट आता है बीच में, जैसे अभी हम लोग साल के बीचों बीच है, एक दो महीने बाद अगर कोई और डाटा आ जाता है तो उसके हिसाब से मैं और चेंज कर दूंगा। अभी याद रखना अंडा उत्पादन में दूसरे नंबर में, मांस उत्पादन में हम लोग 5वें नंबर पे आते हैं। ओके, देश में अंडा उत्पादन 2014-15 में जहां पे 78.48 मिलियन था, 22-23 में 138.38 मिलियन हो गया है। वहीं पे आप देखोगे मांस का उत्पादन 68 लाख टन हो गया है। ओके, 2022-23 में 101 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति आपका वर्ष की खपत की जो है वो होती है। मतलब एक साल में ऑन एन एवरेज एक आदमी 101 अंडा खाता है। अब ऐसे नहीं बोलना सर हम तो शाकाहारी हैं, फिर कुछ बच्चे आ जाएंगे कि सर मैं शाकाहारी हूँ बट मैं अंडा खाता हूँ। तो ऑल ओवर आप मिला लो भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से जितना अंडा उत्पादन होता है, ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति एक साल में 101 अंडे खाता है, इतनी है। इसके अलावा मछली पालन में अगर बात करेंगे और जलीय खेती के मामले में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। सबसे ज्यादा मछली पालन या जलीय खेती करने में आंध्र प्रदेश आता है, क्योंकि बाजू में समुद्र है। कुल मछली पालन और जलीय खेती में इसकी हिस्सेदारी 40% है। जितना भी मछली पालन हो रहा है उसमें 40% में आता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार का स्थान आता है। ओके, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार है। अगर साफ पानी की मछली बोले, मतलब जो मीठे पानी की मछली है, उसके उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप में है। ओवरऑल आपका आंध्र प्रदेश रहेगा, समुद्र लगा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करेंगे मीठे का पानी की मछली पालन में आपका कौन आता है, पश्चिम बंगाल। वहीं पे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे ना तो जो लैंड लॉक आपके स्टेट्स है उसमें आई थिंक अच्छे नंबर पे आता है, मुझको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट शायद फर्स्ट नंबर पे या टॉप 5 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा, जो आपका मछली के बीज उत्पादन में आता है। ठीक है, इसके बाद कुछ कार्यक्रम चले हैं, इनको भी पढ़ना है। जैसे राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, शुरुआत 31 जनवरी 2020 को हुई थी। उद्देश्य क्या है, पशुओं में खुरपका, मुंहपका, बुसेसिल नामक बीमारी से मुक्ति दिलाना। ओके, नियंत्रण लक्ष्य क्या था, 2030 तक पशुओं में गलघोटू, धनेला रोग और बैक्टीरिया से होता है, ये ध्यान रखिएगा। और पशुओं की बीमारियों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पशुओं में होने वाले रोग और छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार क्या तरीके से कार्यक्रम कर रही है उनको समझेंगे, डाटा फिर से आएगा। ओके, तो विषाणु जनित जो वायरस से रोग होते हैं उसमें सबसे पहला आता है मुंह व खुर की बीमारी। ओके, ये वायरस से पैदा होने वाली बीमारी है। इसी को अन्य नाम हम लोग क्या बोलते हैं, खरेंडू, मुंह पका, खुरपका या फिर चपका, खुरपा आदि। ओके, ये अत्यंत संक्रामक रोग है जो कि गाय, भैंस, भेड़, ऊंट, सुअर आदि में होता है। विदेशी एवं संकर नस्ल की गायों में जो होता है ये अधिक गंभीर रूप से पाया जाता है। ओके, इस रोग का कोई निश्चित उपचार नहीं है, लक्षणों के आधार पर बीमारी की गंभीरता को कम करने के लिए पशु को उपचार दिया जाता है। ओके, अब यहीं पे छत्तीसगढ़ सरकार क्या करती है ना, मुंह पका एवं खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाती है। ओके, जिसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो 2022-23 में सीधा सीधा यही आना है, 91.37 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है इसी के लिए। ओके, फिर दूसरा कार्यक्रम आता है अपना विषाणु जनित रोग के अंतर्गत पशु प्लेग, या जिसको हम लोग बोलते हैं रिंडरपेस्ट।
इससे तो हमारा जो वन रहता है वो भी बेचारा परेशान रहता है। ओके, इसमें पशुओं को क्या होता है, तीव्र दस्त या पेचिश लग जाते हैं और पशु 3 से 9 दिन में मर जाता है। मतलब पशु का आप बोल दो, आपका अपलोडिंग कम होता है, डाउनलोडिंग ज्यादा होता है, पूरा बाहर करते रहता है ना, मतलब उसको इतना गंदे से लगता है लूज मोशन कि वो निकाल निकाल के मर जाता है। ओके, कुछ खाता नहीं है, उसको लूज मोशन लग जाते हैं। भारत सरकार द्वारा लागू की गई रिंडरपेस्ट आपकी परियोजना के कारण जो है अब ये बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी है। इसके बाद आता है रेबीज। ये पशुओं का पागलपन है, जैसे कुत्ता काटने से आपको रेबीज होता है ना, वैसे ही पशुओं का भी होता है। ओके, वायरस वाला रोग होता है जो कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गीदड़, लोमड़ी या फिर नेवले के काटने से स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये इंसानों को भी होता है, जैसे कुत्ता अगर काट देना तो धीरे धीरे ये तंत्रिका तंत्र पे असर करता है। ओके, और फिर इंसान कुत्ते जैसे बिहेव करने लगता है और फिर मर जाता है। सेम केस होता है रोगग्रस्त पशु की जो है लार में ये विषाणु बहुतायत में होता है। एक बार लक्षण पैदा हो जाने के बाद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लक्षण पैदा हो जाने के पहले ही आपको टीका लगाना चाहिए। कभी भी आप देखोगे जैसे कुत्ता काटते तो बोलते हैं ना तुरंत इंजेक्शन लगा लो, तो ठीक है 14 इंजेक्शन अभी तो एक ही हो गया है जरूरी है ना। अदरवाइज अगर आप नहीं लगाते हो तो धीरे धीरे ये बीमारी होती है, और अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो फिर इंसान मर जाता है। ओके, चलिए फिर आते हैं जीवाणु जनित रोग। वायरस के बाद अब जीवाणु जनित रोग में आएंगे, तो सबसे पहला आता है ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ा रोग या टंगिया रोग। ओके, जीवाणु द्वारा फैलने वाला है, गाय भैंस दोनों को होता है, लेकिन गो पशुओं में अधिक से चीज देखा जाता है। ओके, टांगों के ऊपरी भाग में भारी सूजन आ जाती है जिससे पशु जो है लंगड़ा कर चलने लगता है या फिर बैठ जाता है। दूसरा है गलघोटू, तो गाय भैंस में होने वाला एक बहुत घातक संक्रामक रोग है, भैंसों में अधिक देखने को मिलेगा। ओके, अब इसी में तीसरा आता है ब्रुसेलसिल। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा, ब्रूसेलुसिस है। ओके, पशुओं का एक तरीके से छूतदार गर्भपात। जीवाणु जनित इस रोग में पशुओं जैसे गाय भैंस है उनको गर्भावस्था में अंतिम त्रैपात में गर्भपात हो जाता है। जैसे आपका चलता है ना, हम लोग ट्राइमेस्टर बोलते हैं, जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है, मतलब 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, उस समय पशु जो है उसका गर्भपात हो जाता है, मतलब मिस कैरेज बोल सकते हैं हम लोग। ओके, 2022-23 में सरकार ने इसी चीज को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया था। 2022-23 में 4.5 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। 2023 तक में अगर आप देखोगे तो 1.4 लाख पशुओं को टीकाकरण किया जा चुका है। सितंबर 2023 तक में 1.04 है, 22-23 में 4.52 है। ओके, इसके अलावा टीबी भी जो है वो भी आपको ऐसी देखने को मिलेगा जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करेंगे तो बेपियोलिस या टिक फीवर है, पशुओं के पेशाब में खून आना, इससे रिलेटेड होगा। बाह्य या अंतः परजीवी प्रकोप की बात करेंगे तो पशुओं के शरीर पर जुए, चिचड़ी, पशु को चिपकना, ये बाह्य परजीवी रोग है। और अंतः परजीवी जो उनके पाचन नली में परजीवी होते हैं उनके कारण। ओके, पेट, आंत, यकृत आदि में जो है आपका निर्वाह करते हैं। जैसे इंसानों के अंदर अगर बात करेंगे पित्त कृमि होता है ना, उसी प्रकार का पशुओं के पेट में भी रहते हैं। हो गया, चलिए इतना रखते हैं आज के लिए। क्लास में आप लोगों को पहले एक क्वेश्चन बता के जाना रहेगा। आज की वीडियो अगर अच्छे से देखो तो बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर आपको बताना है कितने केंद्रीय वीर संग्रहालय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ में है। 1, 3, 5 या 7, जो भी कमेंट का सही आंसर देगा उसको मैं जो है लाइक कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी हमारे कोर्सेज जो अवेलेबल है, आज लास्ट डेट रहेगा कूपन कोड लेने का। चैंप आप कूपन कोड लगाएंगे आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमारे क्विजेस चाहिए या पीडीएफ चाहिए जो डेली यूट्यूब में आती है, तो आप ऐप में जाएंगे, कुछ इस प्रकार का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो कोर्स लेने के लिए भी कैसे करना है यहाँ पे मैंने बता के रखा है। अगर कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है आप मुझको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए।